आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है जी नाइफ बेसियन। नाइफ बेसियन की अगर हम बात करते हैं तो ये नाइफ बेसियन की थोड़ी सी अगर मैं हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ। एक पहले और प्रोबेबिलिस्टिक मेथड आया था जिसे हम कहते थे बेसियन, जो है वो बेसियन, उसे थ्योरम कहते थे। और उसके तहत जो नेटवर्क बनाया जाता था उसको हम बेसियन नेटवर्क भी कहते थे। ये बात जो है ये बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस बाइस। उन्होंने इस प्रोबेबिलिटी को जो है वो का तरीका बताया था। इसलिए उन्हीं के नाम पर इनका थ्योरम जो है वो मशहूर हुआ था, जिसे हमने फिर बाइस थ्योरम कहना शुरू कर दिया था। बाइस थ्योरम का एक और नाम भी है, इसे बिलीफ नेटवर्क भी कहा जाता है। तो कभी अगर आपको बुक पे या किसी जगह पर आप और कोई मटेरियल पढ़ते हैं और वहाँ पे आपको नज़र आता है बिलीफ नेटवर्क लिखा हुआ, तो बिलीफ नेटवर्क और बाइस जो बेसियन, ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने स्लाइड नंबर 2 पे लिखी हुई है, आप लोग उसको डिटेल में बाद में पढ़ लीजिएगा। अब जब बेजियर नेटवर्क आ गया, बेजियर नेटवर्क की फिर एक्सटेंशन हुई, और उसकी जो पहली एक्सटेंशन आती है उसे फिर हम कहते हैं नाइव बेजियन। ये बेजियर नेटवर्क की ही एक्सटेंशन थी, ठीक है। और इसका नाम फिर क्या रखा गया था, नाइव बेजियन। नाइव बेजियन की भी बाद में एक्सटेंशन हुई है, जैसे गॉसियन बायस गॉसियन नाइव बेजियन नेटवर्क भी आया है। तो लेकिन हमारे जो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो बाइस नेटवर्क का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसके बाद फिर हम नाइव बेजियन पे जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो नाइव का बेसिकली मतलब होता है मासूम, जिन्हें बहुत सारी चीज़ों का इल्म ना हो, अ, उसे जो है वो भोला भाला जो है वो उसे कहते हैं नायब। लेकिन बेजियन नेटवर्क में एक्सटेंशन जो की गई नाइव बेजियन की, तो उसका नाम नाइव इसलिए रखा गया था क्योंकि जब बेजियन नेटवर्क की हम बात करते हैं ना, तो उसमें जो आपके वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जब वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो कोई किसी एक की वैल्यू चेंज होने का इफेक्ट बाकियों पर भी आएगा, ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब तो यही होता है ना, एक दूसरे के ऊपर वो अगर एक की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो बाकियों पर भी आता है। जबकि नाइफ बेसियन में हम ये कहते हैं कि जो हमारे फीचर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट होने से अब ये होता है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तो उसका इफेक्ट जो है वो बाकी वेरिएबल्स पे नहीं पड़ता। इसलिए इसको जो है वो नाइफ बेसियन कहा जाता है। तो नाइफ बेसियन को हम क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग मुख्तलिफ एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, जैसे कि डेसिएंट ट्री। अब स्पैम नॉट स्पैम एक इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। ये हम लोग अगर बात करते हैं टेबल टेनिस प्ले वाले डाटा सेट की, तो उसमें टेनिस खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, तो दो क्लासेस हमारे पास मौजूद हैं। तो हम उसके लिए भी नाइफ बेसियन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आज के लेक्चर में हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, प्ले टेनिस का। और हम मुख्तलिफ हमारे पास जो फीचर्स आएंगे उनके बिहाफ पे हम लोगों ने क्लास आइडेंटिफाई करनी है कि इसकी क्लास यस बनेगी या नो बनेगी। तो नाइफ बेसियन को हम क्लासिफिकेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बाइजम थ्योरम की बात करें, जो कि स्लाइड नंबर 4 पर आ रहा है, तो उसका जो है वो दिया गया है, फार्मूला आपके सामने दिया गया। अब इसमें हम कहते हैं, अगर मैं सबसे पहले वाली बात करता हूँ, इज इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड पे लिखा गया वो है पी ए विद रिस्पेक्ट ऑफ पी। अगर कि हमारे पास हम कहते हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, लेकिन किसके बिहाफ पे निकालनी है, बी के बिहाफ पे निकालनी है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला इसके सामने जो है वो लिखा गया है, इज इक्वल टू के राइट साइड पे वो वाला फार्मूला जो है वो लिख दिया गया है। अब इसमें जो पहले वाला पोर्शन है, जो हम कहते हैं कि राइट साइड पे हमारा डिवाइड के साइन के ऊपर वाला पहला पोर्शन है, पी। पी का मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, लेकिन क्या निकालनी है, बी की निकालनी है विद द रिस्पेक्ट ऑफ ए। अगर ये वाली चीज़ को हम लोग जो है वो लाइकलीहुड भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए नीचे वाले अगर आप देखें जो इक्वेशन लिखी गई है, तो उसमें इसकी जगह पे क्या लिखा गया, लाइकलीहुड लिखा गया है, मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए, इनके ए की प्रोबेबिलिटी। अब ए की प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं,
प्रीरियर, क्योंकि हमें ये पहले से पता है कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है। आगे चल के अभी हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूले को, तो आप वहाँ पे भी इसको देखेंगे, पी ऑफ ए हमारे पास पहले से जो है वो मौजूद होता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रीरियर। और इसको डिवाइड किया जाता है एविडेंस से, तो हमारे पास पोस्टर जो है पोस्टेरियर बेसिकली निकल आता है। तो ये जो ऊपर वाला फार्मूला था, इन फार्मूलों में हर एक को जो नाम दिया जाता है वो भी मैंने साथ इसके मेंशन किया हुआ है, और इसी नाम की डेफिनेशन भी जो है वो आपको जो है वो मैंने इसलिए साथ नीचे मेंशन कर दी है, ताकि आप जब कभी इसे पढ़ें तो आपको मतलब पता हो कि प्रीरियर क्या है, एविडेंस क्या है, पोस्टेरियर क्या है, ये सारी चीज़ें इसलिए इसके साथ जो वो मेंशन कर दी गई हैं। अगर हम स्लाइड नंबर 5 पे देखें तो उसी को एक्सटेंड किया गया। अगर आप 4 और 5 को थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें तो हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर अब वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर मैं दोबारा स्लाइड नंबर 4 पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि बी के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे अगर हमने बात की थी उसकी प्ले टेनिस वाले डाटा सेट की, तो अब उसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा फीचर्स हैं, और हर फीचर की अगर बात करें तो उसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती है। जैसे विंड की बात करें, वो स्ट्रॉन्ग भी थी, वो वीक भी थी। आउटलुक की बात करें, वो सनी भी था, वो रेन भी था, वो ओवरकास्ट भी था। तो एक हर वेरिएबल की आगे फर्दर जो है, हर एट्रीब्यूट के फर्दर जो हैं वो वैल्यूज़ भी हैं। तो अब अगर दोबारा स्लाइड नंबर 5 पे देखें तो हम लोग क्या कह रहे हैं, सी विद द रिस्पेक्ट ऑफ x1 x2 टिल xn, तो जितने भी हमारे पास बाकी सारे वेरिएबल्स आ रहे होंगे हम वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो स्लाइड नंबर 6 पे जो है वो टेबल टेनिस का जो है वो दोबारा आपको डाटा सेट दिया गया है। तो टेबल टेनिस में हम लोग ये देखते हैं कि कुछ जो टेबल टेनिस जो हमारा बेसिकली डिसीजन वाला है, जिसे हम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, जहाँ पे हमारी क्लासेस मेंशन की गई हैं। सबसे आखिरी वाला जो कॉलम है उसमें दो तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं, कुछ नो आ रही हैं और कुछ येस आ रही हैं। तो टोटल हमारे पास रोज़ कितनी है, 14 है, और 14 में अगर नो की वैल्यू को अगर हम काउंट करें तो वो 5 आ रही हैं, और जो यस की वैल्यूज़ हैं वो 9 आ रही हैं। तो अब ये हम लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास टोटल जो है वो यस की वैल्यू जो है वो कितनी है और नो की वैल्यू कितनी है। तो नो 5 है और यस जो है वो हमारे पास जो है वो उनकी तादाद 9 है। अगर हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है तो हम अब अपने फार्मूले को जो है वो उसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, और वो कैलकुलेशंस क्या होती हैं वो आप स्लाइड नंबर 7 पे आ जाएं। तो 7 में अगर देखें हमारे पास फार्मूले में नीचे आ रहा था पी ऑफ सी, इनके क्लास की प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालनी थी। मैं अगर दोबारा आप लोगों से बात करूं स्लाइड नंबर 5 पे, तो 5 पे अगर आप जाके लेफ़्ट साइड पे इक्वेशन के जो आ रहा है वो आप देखें पी ऑफ सी लिखा हुआ आ रहा है। तो पी ऑफ सी बेसिकली क्या है, क्लास की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लास की प्रोबेबिलिटी। और मैं दोबारा एक एग्जांपल को रिपीट करना चाहूँगा। अगर आप एक लूडो का डाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उस डाइस के टोटल जो फेसेस हैं वो 6 हैं, और अगर हम उसमें कहें कि 1 कितनी दफ़ा आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ आप ताश इस्तेमाल करते हैं और ताश में आप कहते हैं कि हुक्म का इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब हुक्म के जो टोटल पत्ते हैं वो 13 है। ठीक है, हुक्म के टोटल पत्ते कितने, 13 है, और मैं कहता हूँ इनमें से इक्का आने के चांसेस कितने हैं, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, 1/13। ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ एक कॉइन है, उस कॉइन में हेड और टेल की अगर हम बात करते हैं तो हेड आने के चांसेस कितने हैं और टेल आने के चांसेस कितने हैं। इसको अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है। तो इसका लिए फार्मूला वही है, टोटल कितने साइड्स हैं एक कॉइन के, दो हैं, तो दो में से आप कहते हैं कि हेड आने के चांसेस कितना है, तो आप क्या लिखेंगे, 1/2। तो इसी तरीके से अब हमारे पास इस जो डाटा सेट था जो कि स्लाइड नंबर 6 पे आपको दिया गया, इसमें टोटल रोज कितनी है, 14 है। ठीक है, 14 में यस कितनी दफ़ा था, 9 टाइम था। इसीलिए हमने लिखा स्लाइड नंबर 7 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले इज इक्वल टू यस इज इक्वल टू 9/14, कि यस की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, 9/14 बनती है, और
नो की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, 5/14 बनती है। यही बात हमने अभी पिछले स्लाइड नंबर 6 में भी देखी थी। अब वही चीज़ हम दोबारा स्लाइड नंबर 7 में भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यस की और नो की प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल ली। तो हम इसे कह सकते हैं कि हमने अपनी क्लास की प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल ली। तो स्लाइड नंबर 8 में अगर हम बात करते हैं तो हमने जो पहला हमारा फीचर है आउटलुक, अब हम उसकी कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे आउटलुक में जो सनी है, मैं आपको दोबारा चाहूँगा कि स्लाइड नंबर 6 पर आप आएँ और मुझे यहाँ पे बताएं दो चीज़ें गिन के। पहली चीज़ कि टोटल सनी का लफ्ज़ जो है वो आउटलुक में कितनी दफ़ा आया, एक बात। दूसरी बात कि सनी जब आउटलुक में था तो हमारे पास उस वक़्त प्ले टेनिस की वैल्यू यस थी कि नो थी, ये भी आप लोगों ने मुझे गिन के बतानी है, ठीक है। तो दो चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ। पहली चीज़ कि मुझे ये गिन के बताना है कि सनी कितनी दफ़ा आया। दूसरी बात कि जब सनी की वैल्यू यस कितनी दफ़ा आई है और सनी की वैल्यू नो कितनी दफ़ा आई है। तो ये आप लोगों ने जो है वो मुझे जो है वो काउंट करके बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी इन द मीन वेल सब ने गिन लिया होगा। तो अब हम दोबारा स्लाइड नंबर 8 पे अगर आके बात करते हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि सनी जो था उसके सामने देखें, मैंने क्या लिखा हुआ है, 2/9 लिखा हुआ है। और उसके ऊपर अगर आप देखें तो क्या लिखा है, प्ले यस। कॉलम का नाम क्या है, प्ले यस। कि अगर जब यस था हम टेनिस खेल सकते थे तो यस कितनी दफ़ा आया, 9 टाइम आया, ठीक है। और उसमें सनी की वैल्यू कितनी थी, 2 दफ़ा थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2/9 लिख दिया। और सनी नो की दफ़ा कितनी दफ़ा आया, उसके लिए हम लोगों ने 3/5 लिख दिया। टोटल सनी कितनी दफ़ा आया, 5/14 टाइम आया, ठीक है। तो सनी टोटल कितनी दफ़ा आया, 5 दफ़ा आया। तो अगर सनी की मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो मैं क्या कहूँगा, 5/14 कहूँगा। लेकिन अगर मैं बात ये करूं कि सनी विद द रिस्पेक्ट ऑफ यस, तो वो क्या है, 2/9 है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सनी विद द रिस्पेक्ट ऑफ नो, तो फिर मैं क्या बात करूंगा, 3/5 की बात करूंगा। अब प्ले यस में मैंने यहाँ पे 9 क्यों लिखा, क्योंकि मैं 9 में से अब देख रहा हूँ कि कितनी दफ़ा सनी पे यस आया। और प्ले नो पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 3/5। उसके रीज़न 5 लिखने की क्या है कि टोटल मेरे पास जो हैं वो 5 दफ़ा नो आया। ये बिल्कुल वही वाली बात होगी कि मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि ताश के पत्ते टोटल कितने होते हैं जी, 52 होते हैं। फिर मैंने उसमें कहा जी कि हुक्म के जो है वो कितने, वो 13 पत्ते हैं। और मैं अब उसमें से बात कर रहा था आपसे कि जी हुक्म का इक्का आने के चांस कितने हैं, तो आप कहते हैं जी 1/13। आपने 1/52 नहीं मुझे कहा, आपने जो ताश के टोटल पत्ते जिसमें हुक्म है वो 13 थे, वो 13 थे, इसलिए आपने मुझे 1/13 का। हाँ, लेकिन अगर मैं पूरी ताश में से आपसे बात करता कि पूरी ताश में जो है वो ख़ास पत्ते आने की जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उस वक्त आप मुझे कहेंगे 1/52। लेकिन जब मैं एक ख़ास कलर की बात कर रहा हूँ और उस कलर की तादाद हमें पता है कि 13 है, तो फिर आप उस 13 को कंसीडर करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जब हम बात करते हैं यस की, तो यस हमें पता है 9 टाइम आया हुआ है और सनी पे यस की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इसलिए सनी की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 2/9 बनेगी और जो नो की है वो 3/5 बनेगी। इसी तरीके से आप ओवर कॉस्ट और रेन को भी एक दफ़ा कैलकुलेट कर लीजिए और देखिए कि इस स्लाइड में जो आपको मेंशन किया गया है क्या उसी तरीके से वो सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। नंबर 8 जो है वो समझ में आ गई है, तो आपको बाकी जो स्लाइड्स हैं वो समझने में इंतहाई आसानी होगी। जैसे कि अगर मैं स्लाइड नंबर 9 की बात करता हूँ तो वहाँ पे हमने टेम्परेचर को जो है वो देखा हुआ है। तो टेम्परेचर की 3 वैल्यूज़ थी, हॉट, मेल्ट और कूल। और यस कितनी दफ़ा उसकी, नो कितनी दफ़ा, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने टेम्परेचर की कैलकुलेट कर ली। तो टोटल हमारे पास जो फीचर्स थे या एट्रीब्यूट थे, अच्छा फीचर और एट्रीब्यूट एक ही चीज़ को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो फीचर हमारे पास टोटल थे 4, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्लाइड नंबर 8 पे आउटलुक फीचर को कैलकुलेट कर लिया, उसकी हर एक वैल्यू को इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने स्लाइड नंबर 9 पे जो है वो टेम्परेचर को इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। 10 पे हम लोगों ने ह्यूमिडिटी को जो है वो
हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और 11 पे हम लोगों ने जो है वो विंड को कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे जो चार फीचर्स थे, उन चारों फीचर्स की जो अलग-अलग वैल्यूज़ के लिहाज से भी प्रोबेबिलिटी बनती थी, वो हम लोगों ने जो है वो इन स्लाइड्स पे जो है वो कैलकुलेट कर ली। तो अब हम बात करते हैं स्लाइड नंबर 12 पे। स्लाइड नंबर 12 पे एक जो है वो दिया गया है, आप एक नया इंस्टेंस दिया गया है, और इंस्टेंस का नाम हम लोगों ने रखा है एक्स। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ यहाँ पर कि अगर आउटलुक हम कहते हैं कि सनी है, ठीक है, हम लोगों ने अपना जो टेबल टेनिस सॉरी हमने अब अपना टेनिस खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते, इसका फैसला हम लोगों ने चार चीज़ों के बिहाफ पे करना था। और वो चार चीज़ें कौन सी थी? आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। इन चार चीज़ों के बिहाफ पे हमने ये वाला फैसला करना था कि हम लोग टेबल टेनिस टेनिस खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो 12 है स्लाइड नंबर, इस पे मैं ये बात करता हूँ कि आउटलुक अगर सनी है, टेम्परेचर हम कहते हैं कोल्ड है, ह्यूमिडिटी जो है वो हमारी हाई है, विंड स्ट्रॉन्ग है, तो क्या हम लोग टेनिस खेल सकेंगे कि नहीं खेल सकेंगे? इस चीज़ का जो है वो अब आप लोगों ने मुझे कैलकुलेट करके देना है। तो पहले आप लोग यूँ करें कि दोबारा अपने देखें डाटा सेट को, और उसमें देखें अगर ये वाली वैल्यूज़ आपको किसी एक रो में भी मिलती हैं, कोई एक ऐसी रो जिसमें ये चारों वैल्यूज़ की चारों एट्रीब्यूट की वैल्यू यही हो, तो ज़रा मुझे ये वाला ढूंढ के बताएं। तो ये बेसिकली अगर हम x की बात करते हैं, तो x में अब हम लोगों ने आंसर ये देना है कि टेबल टेनिस खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा। इनके टेनिस हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो हमने क्लासिफिकेशन करनी है यहाँ पे। और क्लासिफिकेशन का अब हमारे पास आंसर क्या आएगा? या तो यस आएगा या नो आएगा। तो हम लोगों ने डाटा सेट में देख लिया कि डाटा सेट में तो एज इट इज़ कोई भी रो मौजूद नहीं थी, कोई भी एक इंस्टेंस ऐसा मौजूद नहीं था जिसकी बिहाफ पे हम कह सकें कि हाँ, पहले जब हमारे पास इन एट्रीब्यूट की ये वैल्यू थी तो हम लोगों ने क्या डिसीजन लिया था। इस तरह का कोई इंस्टेंस तो है नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोगों ने प्रिडिक्ट करना है। तो अगर हम यही चीज़ अपनी कंप्यूटर में जो है वो एल्गोरिथम को अप्लाई कर देंगे, तो हमारा कंप्यूटर हमें जवाब देना शुरू कर देगा। अब उसी चीज़ को हम इस वक्त मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम लोगों ने ये प्रेडिक्शन करनी है कि टेनिस खेला जाएगा या नहीं, तो हमारा आंसर यस या नो में आएगा। इसलिए हम इसे कहते हैं ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस इंस्टेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्लाइड नंबर 13 को। स्लाइड नंबर 13 पे अगर आप देखें तो हमने वही वैल्यूज़ जो कि पहले कैलकुलेट की थी उन्हीं तमाम को लिखा हुआ। हम कहते हैं कि आउटलुक जब सनी था और हम लोगों ने टेनिस यस, ठीक है, प्ले यस की, अगर हम इनके अब हम आउटलुक को, टेम्परेचर को उन्हीं वैल्यूज़ के तहत जो कि हमें एक्स में दी गई थी, देखते हैं कि यस के लिहाज से उनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। और ये वैल्यूज़ जो 2/9 या 3/9 अगर मैं हमने कहाँ से लिए, ये पिछले वाली जो टेबल्स थे हम लोगों ने वहाँ से लिए। हम एक आध को चेक भी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि पी आउटलुक इज इक्वल टू सनी और विद रिस्पेक्ट ऑफ प्ले इज इक्वल टू यस, कि जब हमारे पास आउटलुक की वैल्यू सनी थी तो क्या हम लोग जो टेबल टेनिस खेल सकते थे कि नहीं खेल सकते थे। तो पहले हमारे पास डाटा सेट में क्या आता है, 2/9। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम दोबारा देखते हैं स्लाइड नंबर 8 को। तो 8 में अगर आप सनी और हम टेबल टेनिस खेला था तो क्या लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है, 2/9 आ रहा है, ठीक है। इसलिए यही वैल्यू जो है 2/9 हम लोगों ने इस्तेमाल की स्लाइड नंबर 13 की पहले वाले जो है वो अपनी इक्वेशन में। इसी तरीके से जो बाकी हमारे पास आता है उसको भी हम लोगों ने जो पहले कैलकुलेट करके लिखा हुआ था हमने उसके सामने लिख दिया। अब जब हमने इस जो पहले जितनी भी कैलकुलेशन की थी वो अब हमारे यहाँ पे जो है वो काम आना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम अब दोबारा आते हैं अपनी स्लाइड नंबर 5 पर। स्लाइड नंबर 5 पर अगर आप आएँ तो हमारे पास नाइफ बेजियन का फार्मूला लिखा गया है। अब उस फार्मूले में जो हमारे पास देखिए हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2 टिल xn विद रिस्पेक्ट ऑफ c। तो ये चीज़ें हम लोगों ने जो है स्लाइड वो भी उस अपनी पिछली वाली स्लाइड में देखी। हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे थे और इसको फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, अब ये ऊपर वाला जो डिवाइड से ऊपर वाला पोर्शन है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो हम दोबारा स्लाइड नंबर 13 पे वापस आते हैं। तो हमारे पास
जो x की वैल्यू, x1 की, x2 की वैल्यू हमारे पास कैसे निकल आई है, 2/9, 3/9, 3/9, 3/9। तो ये हमारे पास जो है वो अपने तमाम फीचर्स की वैल्यू निकल आई है विद द रिस्पेक्ट ऑफ क्लास यस। ठीक है, यस के लिहाज से भी ये वाली मैं सारी बात कर रहा हूँ। और इस सारे को किससे मल्टीप्लाई किया गया, यस की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया गया। तो पॉइंट नंबर जो 6 है, जो सबसे लास्ट में दिया गया, अगर आप उसमें देखें तो हमने फार्मूले का जो ऊपर वाला पोर्शन था हमने यहाँ पे उसको सॉल्व किया। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अपने पहले फीचर की वैल्यू विद रिस्पेक्ट ऑफ क्लास यस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास यस, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। हम लोगों ने अभी तक अपने फार्मूले का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको विद द रिस्पेक्ट ऑफ यस जो है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया हुआ है। लेकिन हमारे पास तो क्लास जो अगर देखा जाए तो क्लास की दो वैल्यूज़ थी, एक यस थी एक नो थी। तो अभी तो हम ये कहते हैं कि सनी विद द रिस्पेक्ट ऑफ यस, ठीक है। टेम्परेचर जो था उसमें कूल की जो वैल्यू थी विद द रिस्पेक्ट ऑफ यस, ह्यूमिडिटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ, इन लिहाज से तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नो के लिहाज से कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने स्लाइड नंबर 14 का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी जितनी हमारी क्लासेस हैं उसके लिहाज से अपने फार्मूले में वो वाली वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। अब चूंकि हमारे पास दो क्लासेस थी येस और नो, इसलिए उस फार्मूले के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमें दो दफ़ा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एक दफ़ा येस के लिए एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और दूसरी दफ़ा नो के लिए एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर हमारी क्लासेस ज़्यादा होती तो हम इसको उतनी दफ़ा जो है वो उसकी वैल्यू को वहाँ पे पुट करते हैं। अब अगर हम स्लाइड नंबर 15 की बात करते हैं तो 15 में हम लोग अब इसको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारे पास सनी जो था, अब मैं पी ऑफ एक्स को कैलकुलेट करने लगा हूँ। और ये पी ऑफ एक्स क्या है इसको देखने के लिए आप दोबारा आएँ स्लाइड नंबर 5 पर। अब हम फार्मूले के नीचे देखें क्या लिखा हुआ, पी x1 x2 टिल xn। तो हमारे पास x1 x2 क्या थे, ये हमारे फीचर्स थे। तो अब हम अपने फार्मूले के जो नीचे वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करने लगे, और उसको सॉल्व करने के लिए हमने स्लाइड नंबर 15 का इस्तेमाल किया हुआ। तो हमारे पास पहला फीचर क्या था, सनी, आउटलुक सनी था। और टोटल सनी कितनी दफ़ा आया था, 5 टाइम आया था। और पूरे डाटा सेट में सनी कितनी दफ़ा है, 5 टाइम है। तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 5/14 बन गई। टेम्परेचर जो है वो पूरी स्लाइड में कितनी दफ़ा आया, हम कहते हैं वो 4 टाइम आया, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 4/14 बन गई। तो इस तरीके से अब हमारे फीचर्स, एक फीचर हमारे डाटा सेट में कितनी दफ़ा आ रहा है उसके लिए हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो पूरे डाटा सेट में जो आउटलुक की वैल्यू सनी जो है वो 5 टाइम हुई थी, और टेम्परेचर जो है वो पूरे डाटा सेट में 4 टाइम आया है। इसी तरीके से हमने हर एक की प्रोबेबिलिटी लिख ली और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास पी ऑफ एक्स निकल आया, और वो क्या निकला, 0.02186 निकल आया। अब हमने अपने फार्मूले की हर एक वैल्यू को जब निकाल लिया तो स्लाइड नंबर 17 पे अब हम लोगों ने उसकी सिंपल वैल्यू को वहाँ पे पुट किया। और जब वैल्यू को पुट किया तो अब हम क्या देखते हैं, हमारे पास यस की जो प्रोबेबिलिटी क्या निकलती है, 0.2424। और हमारे पास जो नो की प्रोबेबिलिटी क्या निकल रही है, 0.9421। तो जो पीछे हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हमने उसी फार्मूले की मदद से यस की और नो की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब हमारे पास दोनों में से इस वक्त जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो किसकी है, अगर आप इन वैल्यू को देखें तो नो की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, 0.9421। तो इसलिए अब हम ये बात कह सकते हैं कि चूंकि नो की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए इन फीचर्स के तहत हम लोग जो है वो टेनिस नहीं खेल सकते। तो हमारे पास जो एक्स का आंसर आएगा जो हम प्रेडिक्ट करेंगे वो नो करेंगे। और ये हमने कैसे निकाला, इसके लिए हमने नाइफ बेजियन एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया।